So, Bismillahirrahmanirrahim. We begin with Allah's blessed name. We praise Him and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. And we pray for the peace and blessings on His all the noble messengers. In particular, last among of all them, the blessed Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So, आज का जो हमारा सेशन है वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम्स, गोल्ड, दिनार, सिल्वर, दिरहम एंड द फ्यूचर ऑफ मनी। तो इसको जो है मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है हम इसमें गोल्ड, दिनार और सिल्वर, दिरहम को डिस्कस करेंगे। देन हम इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और फिर फ्यूचर ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आपके जहन में क्या आता है इसको सुनकर? कुछ भी नहीं? अच्छा, एक और सवाल, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इसका नाम देखकर, इस सेशन का नाम देखकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि इसमें जो है वो किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी? पैसे के बारे में? शकीब, पैसे के बारे में? एनीवन एल्स? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सेक्शन को देखेंगे, गोल्ड, दिनार एंड सिल्वर, दिरहम को। तो सही बुखारी की हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 2312, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खजूर की टोकरी या बास्केट लेकर आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो खजूर की बास्केट जो है वो ऑफ़र करते हैं। वो खजूर जो होती हैं, खजूर मतलब कतल है सिंधी में चाहूँ, ठीक है, वो खजूर जो होती है वो आला किस्म की, अच्छी क्वालिटी की खजूर होती है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत बिलाल से सवाल करते हैं कि बिलाल, तुम्हारे पास या तुम्हारी ज़ेरे निगरानी में जो भी खजूर के दरख्त हैं उनमें इस तरीके की इतनी अच्छी या आला क्वालिटी की खजूर तो नहीं उगती, तो ये तुम कहाँ से लेकर आए? तो हज़रत बिलाल ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे पास कुछ कम क्वालिटी की खजूर की 2 टोकरियाँ मौजूद थी। मैं मार्केट गया और उन 2 टोकरियों के बदले में, कम क्वालिटी की 2 टोकरियों के बदले में ये अच्छी क्वालिटी की 1 टोकरी खजूरों की ले ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर कहा कि बिलाल, ये जो है सूद है, रिबा, अरबी में हम इसे कहते हैं रिबा, सूद, सिंधी में ब्याज, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तौबा तौबा, ये बिलाल ये सूद है, ये तो सूद है, ठीक है। दिस इज़ द एसेंस ऑफ रिबा। उर्दू में, अरबिक में हम सूद को रिबा कहते हैं, ठीक है। तो क्यों सूद है? रीज़न ये है कि भाई जो 2 बास्केट के बदले में आपने 1 बास्केट ली है, ठीक है, यानी ये क्या है? अनइक्वल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सॉल्यूशन क्या बताया हज़रत बिलाल को कि तुम ये करते कि तुम्हारी जो इन्फीरियर क्वालिटी की डेट्स थी, जो खजूरें थी जो कम क्वालिटी की थी, उनको जाके तुम बाज़ार में बेचते, ठीक है। उसके बदले में जो तुम्हें पैसे मिलते, उन पैसों से फिर कितनी भी वो अच्छी क्वालिटी की या ये आला क्वालिटी की खजूरें या डेट्स मिल रही हैं तुम्हें, वो तुम ख़रीद लेते। तो ये जो है तुम्हारे लिए हलाल था, लेकिन ये जो तुमने किया है ये सूद है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि ये सूद क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें अनइक्वल ट्रांजैक्शन हुई है, यानी 2 बास्केट के बदले 1 बास्केट मिली है, ठीक है, रिगार्डलेस के वो जो है कम क्वालिटी की हैं और ये जो है अच्छी क्वालिटी की हैं, ठीक है। तो इस अनइक्वल ट्रांजैक्शन की बिहाफ पर नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को सूद करार दिया। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 1 ऊँट के बदले 4 ऊँट दिए थे या लिए थे, कोई इस तरीके की ट्रांजैक्शन थी, लेकिन वो तो हलाल था, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसे ही किया था, 1 ऊँट के बदले 20 ऊँट दिए थे। मे बी वो जो 20 ऊँट हों वो बच्चे हों और वो जो 1 ऊँट हो वो प्रेग्नेंट ऊँट हो, ठीक है। तो वहाँ भी हुई अनइक्वल ट्रांजैक्शन,
लेकिन वो जो है हलाल था, परमिसिबल था, ठीक है, अलाउबल था, कोई मसला नहीं था। तो यहाँ पर क्या मामला है कि यहाँ पर जो अनइक्वल ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन या देन का कोई भी मामला या चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पर अनइक्वल ट्रांजैक्शन हुई, कोई ये सूद हो गया, रिबा हो गया, और वहाँ पर अनइक्वल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहाँ पर कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। याद दिलाइएगा कि मैं इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब दूं कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया 4 camels बाय 1 एंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 20 camels बाय 1, वो सूद या वो रिबा क्यों नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। सूद क्या होता है या रिबा क्या होता है और बिज़नेस क्या होता है? तो अगर आप में से कोई बताना चाहे, सूद क्या होता है? एक चीज़ लेकर दुगनी करते रहना। एनीवन एल्स? एक चीज़ लेके उसके बदले मतलब जैसे लेके दुगनी देना मुझे ठीक है। शकीब? कोई एक चीज़ लेकर कुछ टाइम बाद अगर उस चीज़ पर डबल हो करवा कर मामला बेच। ठीक है। और व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या है? वो तो इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट। तो अब सूद यानी रिबा और बिजनेस में बेसिक जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि सूद में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, यू विल ऑलवेज गेन एंड गेन एंड गेन। जो भी पैसे आपने दिए वो पैसे आपके हमेशा उस पर इंटरेस्ट लगकर वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे आपके लॉस होंगे। आ रही है बात समझ? लेकिन बिजनेस में रिस्क होता है कि जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें लॉस भी हो सकता है और उसमें गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर रिस्क आ जाता है यानी आप लॉस भी कर सकते हो, आप गेन भी कर सकते हो। तो इस मामले में क्या होगा कि वेल्थ कभी आपके पास होगी, कभी उनके पास होगी, कभी किसी के पास होगी, कभी किसी के पास होगी। वेल्थ या जो दौलत है वो डिस्ट्रीब्यूट, वो जो है सर्कुलेट करती रहेगी पूरे रीजन में या पूरी ओवरऑल दुनिया में जब आप बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सूद यानी रिबा की बात करते हैं तो उसमें जो दौलत है वो सर्कुलेट नहीं करती, ठीक है। उसमें गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है जाएगा, अमीर मज़ीद अमीर होता जाएगा, poor get more poorer and rich get more richer, ठीक है। तो हो क्या रहा है रिबा में बेसिकली कि जो पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है, जो मनी आप दे रहे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज आपने 500 रुपीज़ दिए, ये मैं आपके यहाँ के हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। 500 रुपीज़ दिए, लेकिन वापसी में आप ले रहे हो उसमें क्या 600 या 700 रुपये ले रहे हो, 500 दिए 700 ले रहे हो। ये क्या है? अनइक्वल ट्रांजैक्शन है। दिए आपने 500 लिए 700, ठीक है, या उसने लिए 500 दिए 700, अनइक्वल ट्रांजैक्शन। दो बास्केट दी, एक बास्केट ली, जैसे हज़रत बिलाल ने किया, ठीक है। तो वो जो हज़रत बिलाल ने किया खजूर की जो एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन की, वो सूद इसीलिए क्यों? क्योंकि जो अनइक्वल ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने लिए 500 लेकिन आपको देने 700 हैं, ये क्या है? अनइक्वल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? सूद होगी। ये रिबा के ज़ुमरे में आ गया, ये सूद के ज़ुमरे में आ गया। तो जो हज़रत बिलाल ने ये खजूर की ट्रांजैक्शन की वो सूद के ज़ुमरे में इसलिए आया, क्यों? क्योंकि 2 बास्केट दी और 1 बास्केट ली, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 ऊँट के बदले 1 ऊँट और हज़रत अली ने 20 ऊँट के बदले 1 ऊँट क्यों? तो ये मेरा आपसे सवाल है। तो वो परमिसिबल था लेकिन ये परमिसिबल क्यों नहीं? चलो ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। आते हैं एक और चीज़ पर। सुनन नसाई की एक हदीस है 4568, ठीक है, हदीस नंबर बाय इंटरनेशनल नंबर है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बताया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यानी एक किस्म की ट्रांजैक्शन बताई है, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन में 6 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। सोने के बदले सोना, गोल्ड फॉर गोल्ड, चांदी के बदले चांदी, सिल्वर फॉर सिल्वर, गंदम के बदले गंदम, वीट फॉर वीट, और क्या है, हाँ, नमक के बदले नमक, साल्ट फॉर साल्ट,
खजूर के बदले खजूर, डेट्स फॉर डेट्स, जौ के बदले जौ, बार्ले फॉर बार्ले। जब भी आप इन 6 चीज़ों की ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा बराबरी पर होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप खजूर के बदले खजूर ले रहे हैं तो अगर 1 किलो खजूर दे रहे हैं तो 1 किलो खजूर ही आपने लेनी है, रिगार्डलेस टू द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी नहीं देखनी कि भाई इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है तो अनइक्वल ट्रांजैक्शन हो सकती है। इन 6 चीज़ों में अनइक्वल ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं हो सकती, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। कि भाई भले एक जो है वो कम क्वालिटी की खजूर हो, भले एक जो है अच्छी क्वालिटी की खजूर हो, लेकिन जब आप उन्हें एक्सचेंज करेंगे तो इक्वल अमाउंट में एक्सचेंज करेंगे। यानी एक साइड एक बास्केट है तो दूसरी साइड भी एक ही बास्केट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड 2 बास्केट और एक साइड 1 बास्केट। अगर ऐसा हुआ तो ये सूद के ज़ुमरे में हो जाएगा। इन 6 चीज़ों की अनइक्वल ट्रांजैक्शन हुई तो ये सूद के ज़ुमरे में चला जाएगा, ठीक है। तो जवाब यही है कि भाई इनमें जो है इन 6 की 6 चीज़ों में ऊँट शामिल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऊँट की अगर अनइक्वल ट्रांजैक्शन आप करते हैं 4 के बदले 1 या 20 के बदले 1 तो वो जो है वो सूद के ज़ुमरे में नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे में तो फिर वो भी सर इसमें नहीं आते हैं क्वेश्चंस, लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चंस का, आप लिख लें भली क्वेश्चंस को अपने को, ठीक है। लास्ट में आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है। सो अब सवाल उठता है कि ये 6 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने जो बताई हैं उनका रीज़न क्यों है कि इनकी अनइक्वल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो सकती इन 6 चीज़ों की? कोई आइडिया नहीं? ये 6 की 6 चीज़ें जो है मदीने में एज अ मनी यूज़ होती थी, पैसे के तौर पर यूज़ होती थी। सोना, चांदी, नमक, खजूर, गंदम और जौ। जो छोटे बच्चों को खिलाते हैं। गंदम से 3 चीज़ निकलता है, जौ निकलता है, गंदम निकलता है और एक चावल निकलता है, आटा निकलता है। नहीं, वो जो एक अलग किस्म की क्रॉप है, ठीक है। तो ये 6 की 6 चीज़ें जो हैं मदीने में एज अ मनी, पैसे के तौर पर यूज़ होती थी, ठीक है। सो वेलकम टू दी सुन्ना मनी। ये जो पैसा है ये इन 6 चीज़ों को एज अ पैसा यूज़ करना, ये क्या है? सुन्नत है। क्यों? क्योंकि ये 6 की 6 चीज़ें मदीने में एज अ पैसा यूज़ होती थी, ठीक है। आपने सुना होगा कि भाई दाढ़ी रखना सुन्नत है और इमामा बांधना सुन्नत है, या ये चीज़ सुन्नत है, लेकिन आपने कभी सुन्नत पैसे के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलरशिप आजकल इस सब्जेक्ट के ऊपर बोल ही नहीं रही, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? बार बार बस गया। चले इधर देखें आप, ठीक है। अब इधर देखें, हमने कहा कि ये 6 चीज़ें जो है वो सुन्नत पैसे में आ रही हैं, ठीक है। ऐसा पैसा जो सुन्नत है, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें जो है हमारे पास क्या है? सिल्वर एंड गोल्ड, प्रीशियस मेटल है, ठीक है। लो 2 चीज़ें जो है वो क्या है? प्रीशियस मेटल है, कीमती धातु हैं। और बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो उन्हें हम कह सकते हैं कि भाई ये कॉमोडिटीज़ हैं, बेसिक यूज़ वाली, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास पैसे के तौर पर मदीने में यूज़ क्या होती थी? सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। लेकिन जब मार्केट में सोने के सिक्कों की और चांदी के सिक्कों की शॉर्टेज हो जाती थी तो फिर हम जो है वो मदीने वाले जो है इन 4 चीज़ों में से ये तमाम चीज़ें जो है उनको भी एज आ पैसा यूज़ करते थे, ठीक है। वैसे मेनली पैसे के तौर पर क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए या यूज़ होती थी? सोना और चांदी। सोने के सिक्के को हम दिनार कहते हैं और चांदी के सिक्के को हम दरहम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी मार्केट में शॉर्टेज हो जाए इन सिक्कों की तो फिर जो है बाकी ये जो 4 चीज़ें इनको हम एज आ पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सुन्नत पैसा है हम देखते हैं कि क्या ये कुरान में भी मौजूद है। तो कुरान की सूरह यूसुफ जो है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 20, ठीक है। हेयर द पेज नंबर इज 28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वशरौहु बिस्समनिम बख्सिम दराहिम मअदूदा वकानू फ़ीहे मिनज़्ज़ाहिदीन। ठीक है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाज़ार में जाके बेचा गया तो उन्हें वशरौहु बिस्समनिम बख्सिम दराहिम मअदूदा, कुछ दरहम के बदले उन्हें बेच दिया गया। ठीक है, और उसके अलावा मतलब दरहम इज़ इन दी कुरान एज़ वेल। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सूरह आल इमरान की आयत नंबर 75, उसमें है कि बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैका व मिन, आप हाफिज़ हो, इलैका व मिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा। आगे ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबीलुन व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़्ज़िब व हुम यअमलून। यहाँ पर अहले किताब यानी ज्यूज़ से रेफ़र किया जा रहा है। ठीक है, अहले किताब की दो किस्में बताई जा रही हैं सूरह आल इमरान की इस आयत नंबर 75 में कि अहले किताब में कुछ ऐसे हैं जिनको आप अपनी दौलत बतौर अमानत दो और जब आप उनसे वापस लो तो आपको वैसी ही वापस करेंगे जैसे कि आपने उनको दी थी। ठीक है, एक टाइप ये है अहले किताब में से, यहाँ पर अहले किताब रेफ़र किया जा रहा है यहूदियों को। और कुछ लोग ऐसे हैं उनमें जिनको आप एक दीनार भी ऐसा अमानत दो तो वो आपको वापस नहीं देंगे। ठीक है, जब तक आप उनके ऊपर सर पर खड़े नहीं हो जाते और बार बार उसकी डिमांड नहीं करते। ठीक है, सो कुरान में दरहम भी मौजूद है और कुरान में दीनार भी मौजूद है, जो खाए पे तो जो सुन्ना मनी है हमारे पास, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दी कुरान एज वेल। ठीक है, अब ये दो चीज़ें, दो प्रीशियस मेटल, दो कीमती धातु, गौर से सुनना इस चीज़ को, ये बड़ा अहम टॉपिक है। ठीक है, और ये बाकी चार चीज़ें कमोडिटीज़, इनको मदीने में एज अ पैसा क्यों इस्तेमाल किया गया? सबसे पहली वजह जो है, इन सब की सब चीज़ों की इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि जब ये 6 चीज़ें एज अ पैसा इस्तेमाल होंगी तो पैसे की जो वैल्यू है, पैसे की जो कदर है, वो पैसे के अंदर ही मौजूद होगी। जैसे सोने की अपनी एक वैल्यू है, चांदी की अपनी एक वैल्यू है, बट पेपर की क्या वैल्यू है? आजकल हमारे पास पेपर करेंसी यूज़ हो रही है, पेपर की क्या वैल्यू है? तो उस दौर में जो पैसा यूज़ होता था, यानी ये सारी की सारी चीज़ें, उनमें कॉमन चीज़ क्या है इन सब चीज़ों में? 6 की 6 चीज़ें जो बताई गई। सबसे पहली चीज़ कि ये जो है मदीने में एज अ पैसा यूज़ होती थी। ठीक है, अब ये पैसा क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि सबसे पहली वजह कि इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनकी एक अपनी वैल्यू है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपनी वैल्यू को कंटिन्यू रख सकती हैं। ठीक है, यानी अगर सोने का इतना अमाउंट आज आपके पास मौजूद है, उस सोने के अमाउंट के बदले में आपको एक ऊँट मिल रहा है, तो आज से 500 साल बाद भी उतने अमाउंट में आपको ऊँट मिल जाएगा अगर डिमांड और सप्लाई सेम हुई तो। ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों में, इन 6 की 6 चीज़ों में ये सलाहियत है, ये एबिलिटी है कि ये अपनी वैल्यू को कंटिन्यू रख सकती है। इनकी वैल्यू डिमिनिश नहीं हो सकती। ठीक है, इनकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस्लाम में पैसा वो चीज़ होगी, सबसे पहली बात, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यानी वो चीज़ पैसा होगी जिसमें वैल्यू जो है उसी के अंदर हो, उसी चीज़ के अंदर हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, पैसा वो चीज़ होगी जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपनी वैल्यू को बरकरार रख सके। ठीक है, ये कंडीशन बता दी गई इन चीज़ों में से, या प्रीवियस जो हमारे पास पैसे का सिस्टम था उस सिस्टम में से, कि भाई इस्लाम में पैसा वो चीज़ होगी
जिसकी अपनी एक अंदर की वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, और पैसा वो चीज़ होगी जिसके अंदर अपनी वैल्यू कंटिन्यू करने की सलाहियत होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इस टॉपिक को या इस सेक्शन को गोल्ड, दिनार एंड सिल्वर दिरहम को स्टॉप करते हैं। अब हम आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली कहते हैं आज आपके पास जो भी पैसे का मामला मौजूद है, इकोनॉमिक्स का मामला मौजूद है, करेंसीज का मामला मौजूद है, उसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आज आपके पास पैसा, क्या चीज़ यूज़ हो रही है पैसे के तौर पर? पेपर। ठीक है, तो पेपर करेंसी हमारे पास मौजूद है, पेपर मनी हमारे पास मौजूद है। स्टार्ट कैसे हुआ पेपर मनी का, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसका देख लें तो सबसे पहले जो है ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि ओवरऑल दुनिया में भी पैसा एज अ गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे। ठीक है, लेकिन 1600 में एक गोल्डस्मिथ फैमिली थी, ठीक है, जिनके पास बहुत सोना होता था। तो लोग क्योंकि बरतानिया में लोग क्योंकि जो है वो अपना सोना संभाल नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, अपना सोना लेकर आते थे इस ख़ानदान के पास, अपना सोना रखवाते थे और उसके बदले में एक रिसीट या रसीद ले लेते थे। ठीक है, कि भाई ये मेरा सोना तुम्हारे पास है। लेट सपोज 3 तोला तोला सोना जो है मैंने उसे दिया और बदले में मैंने एक रिसीट ले ली जो कि पेपर की रसीद होती थी। ठीक है, जब भी मैं चाहूँ उस रसीद को लेकर उसके पास जाऊँ और अपना सोना वापस ले लूँ। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि आपका जो सोना है, ठीक है, उसको उसके बदले में आप एक रसीद ले लो, और वो रसीद क्या थी, वो पेपर था। आ रही है बात समझ में? तो वो पेपर जो है एज अ मनी फंक्शन होता था। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है जिस चीज़ की जो वैल्यू है या जिस चीज़ की कीमत 3 तोला सोना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो है वो उस बंदे को 3 तोला सोना लो, आप उसको रसीद दे दो, वो देखेगा कि हाँ ये उस वैल्यूएबल बंदे के घर से या उस भरोसे वाले बंदे के घर से रसीद निकली है, उस रसीद के बदले में आपको वो चीज़ दे देगा। ठीक है, तो पेपर मनी का स्टार्ट इस तरीके से हुआ। ठीक है, लेटर ऑन हमारे पास पेपर करेंसी जो है बतौर एज अ पैसा इंट्रोड्यूस हुई। मामला यही था कि भाई आपकी जो है वो सोना लेकर आए, सोने के बदले में जो है वो ये पेपर के नोट्स ले जाए, और जब भी चाहें आप इन पेपर के नोट्स के बदले में अपना सोना वापस ले सकते हैं। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब पेपर करेंसी आ चुकी थी दुनिया में, ये जो हमारे पास नोट आज मौजूद है ये आ चुकी थी, लेकिन ये पेपर करेंसी रिडीमेबल थी गोल्ड में। ठीक है, मतलब जितने भी आपके पास नोट हैं वो नोट आप बैंक के पास ले जाएं और बैंक को कहें कि भाई मुझे इसके बदले सोना दो, तो आपको सोना मिल जाएगा। यानी पेपर करेंसी वाज बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ पर US डॉलर्स चलते थे। ठीक है, उन्होंने इन आई थिंक 1920 में पाबंदी लगा दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि भाई जिस बंदे के पास गोल्ड एज अ मनी मौजूद है, वो सारा का सारा अपना गोल्ड लेकर आए और बैंक्स के पास जमा करवाए और उसके बदले में डॉलर्स ले जाए, US डॉलर्स यानी पेपर करेंसी ले जाए। ठीक है, $20 फॉर 1 आउंस ऑफ अ गोल्ड, जैसे ग्राम या किलोग्राम या तोला होता है ना, ऐसे आउंस भी एक क्वांटिटी होती है गोल्ड की। ठीक है, जितना भी सोना है हर 20 आउंस ऑफ गोल्ड के बदले में उसे $1 दिया जाएगा। ठीक है, बदले में उसके बाद जो है वो जब भी चाहे डॉलर्स लेकर आए और $20 पर आउंस हमसे जो है अपना सोना वापस ले जाए। ठीक है, मतलब सोना दे जाए अभी, डॉलर्स ले जाए, फिर जब भी उसका दिल चाहे डॉलर्स देकर अपना सोना वापस ले ले। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडीमेबिलिटी ऑफ पेपर करेंसी इनटू गोल्ड, यानी पेपर करेंसी को आप गोल्ड में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि भाई वी गिव आवर वर्ड्स एंड वी विल कीप आवर वर्ड्स, हम ये ज़बान देते हैं कि हम जो है इससे मुकरेंगे नहीं।
ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स में 1920 में बैन लगा दिया कि अगर लेट सपोज ये पर्टिकुलर डेट है, इस पर्टिकुलर डेट पर यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी बंदे मौजूद हैं उसके पास जितना भी सोना मौजूद है एज आ पैसा, वो आए और बैंक्स में यानी गवर्नमेंट को जमा करवाएं और डॉलर्स ले जाएं। इस खास तारीख के बाद अगर किसी के पास हमने सोना देखा, मतलब ज्वेलरी नहीं, वो सोना जो है एज अ मनी यूज़ होता था, कॉइन्स देखा, तो हम उसे जो है 6 महीने के लिए जेल भी भेज देंगे और उसके ऊपर जो है वो 50,000 का जुर्माना भी, 50,000 US डॉलर्स का जुर्माना भी देंगे। मजबूरन पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो भी उनका सोना है, जो पैसा था उस वक्त, जाकर बैंक्स को देना पड़ा और हर एक आउंस ऑफ गोल्ड के बदले $20 लेने पड़े, ठीक है। लेटर ऑन इन 1933 1933 में इन लोगों ने क्या किया कि सोने की प्राइस को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नाउ द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ बीन चेंज फ्रॉम $20 पर आउंस ऑफ गोल्ड टू दी $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। $20 में उन लोगों ने बाकी सबसे वो सोना लिया, अब सोने की प्राइस चेंज कर, पूरा सोना जो यूनाइटेड स्टेट्स का अपने अंडर लेकर अब सोने की प्राइस चेंज कर दी 1933 में कि भाई $35 में 1 आउंस ऑफ गोल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। जिसको वापस चाहिए वापस ले लो, इससे पहले कि हम दोबारा प्राइस चेंज कर दें। तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में क्योस मच गया, ठीक है, एक अफरा तफरी मच गई कि भाई इन लोगों ने लिया हमसे $20 में, अब हमें वापस दे रहे हैं $35 में, ठीक है। इन लोगों ने कहा था कि वी गिव यू आवर वर्ड्स एंड वी विल कीप आवर वर्ड्स, बट अपनी ज़बान पर वो कायम नहीं है, वो अपनी ज़बान से मुकर गए। तो बेचारे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बंदे थे, उन लोगों ने जल्दी जल्दी जाकर $35 में वो जाकर सोना ले लिया। अब जिस सोने के बदले में उन्होंने जितना भी डॉलर्स इशू किया था, सारे के सारे डॉलर्स इनके पास आ गए, ठीक है। और प्लस में 41% गोल्ड इनके पास वापस रह भी गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोना लिया था $20 में, अब दे रहे $35 में, ठीक है। अब हुआ क्या इस मामले में, पूरे के पूरे मामले में, $20 से जैसे ही सोने की कीमत $35 हुई, तो ये क्या हुआ है, पेपर करेंसी की वैल्यू कम हुई है, ठीक। पहले $20 में आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड सोना मिल रहा था, ये वैल्यू थी पेपर करेंसी की, 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो मिलेगा $20। अब $35 में 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिल रहा है, यानी ये क्या हुई है, पेपर करेंसी की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। जैसे ही पेपर करेंसी की वैल्यू कम हुई तो 41% ऑफ वेल्थ जो है, जो कि पब्लिक की थी, उसका ट्रांसफ़र हुआ टू द गवर्नमेंट। सारा का सारा सोना ले लिया, ठीक है। जब वापस दिया तो अब बंदों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो सारा का सारा सोना ले पाए। क्यों? क्योंकि $20 में उन्होंने बेचा था, $35 में खरीद रहे, तो सारे के सारे डॉलर्स भी उन्होंने वापस ले लिए और उनके पास 41% जो गोल्ड है पूरे अमेरिका का, वो भी उनके पास बच गया, ठीक है। यानी जब भी पेपर करेंसी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, जैसे इस केस में $20 से $35 हुई, पेपर करेंसी की वैल्यू जब भी कम होती है तो अ मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होता है, एक बहुत बड़ा दौलत का तबादला होता है, मोस्टली पब्लिक से गवर्नमेंट की तरफ, जो कि इस केस में हुआ, ठीक है। मतलब क्या किया जा रहा है, एक हिस्से से दौलत उठाकर ट्रांसफ़र की जा रही है दूसरे हिस्से में थ्रू दिस पेपर करेंसी या पेपर मनी, ठीक है। अब ये अमेरिका में इन लोगों ने क्यों किया? जब भी हम पिस्तौल खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले हम चेक फायर करके देखते हैं कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली द चेकिंग, कि ये इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम ऑफ पेपर करेंसी हम दुनिया में ला रहे हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मकसद क्या होगा, पूरी दुनिया की जो वेल्थ है, उस वेल्थ को एक दुनिया के हिस्से से ट्रांसफ़र करना दूसरे दुनिया के हिस्से। ये सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं। चेक तो करें ये सिस्टम कितना कारगर। तो जब चेक किया तो माशाल्लाह ये तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम था, वाकई इसमें वो जो उनका मकसद था वो पूरा हो रहा था, ठीक है। 41% ऑफ वेल्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक से सक कर ली, ठीक है। अब
अब तक टिल दी 1944 दुनिया की जितनी भी पेपर करेंसीज थी, ठीक है, वो गोल्ड में रिडीमेबल थी। यानी आप अपनी पेपर करेंसी आप अपनी गवर्नमेंट को लेकर जाकर दो, ठीक है, और उससे जो है वो गोल्ड में चेंज करवा लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईजीनेस के लिए उन्होंने कहा कि भाई पेपर करेंसी यूज़ करो, पेपर जो है ईजीली जेब में आ जाता है, इतने ज़्यादा सिक्के जो है वो कौन जेब में लेकर घूमे, ठीक है। तो पेपर करेंसी आ चुकी थी, लेकिन रिडीमेबिलिटी थी, हर पेपर करेंसी चेंज हो सकती थी उसमें, गोल्ड में, ठीक है। 1944 में एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जगह है ब्रिटन वुड, ठीक है। ब्रिटन वुड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, पूरी दुनिया में से लोग उसमें शामिल हुए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े बैंकर्स, ठीक है। और उन्होंने एक इदारा कायम किया दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, थोड़ा दरवाज़ा नीचे, IMF, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एक इदारा IMF कर जो है वो क्रिएट कर दिया गया। उसमें जो है उसके कुछ एग्रीमेंट्स रखे जिस पर पूरी दुनिया के वो जो बैंकर्स थे या जो मामले थे, मोस्टली द यूरोपियन लोग जो थे वो उसमें शामिल थे। कुछ एग्रीमेंट्स रखे गए उनमें जो है, और उनको जो है उन पर राज़ी किया गया, ठीक है। उसमें जो है उसके एग्रीमेंट के, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट या ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के जो आर्टिकल्स थे जिसमें IMF बनी, और IMF के कुछ आर्टिकल्स यानी कुछ कानून बना दिए गए पूरी दुनिया के लिए। उस कानून में क्या चीज़ थी कि भाई दुनिया की कोई भी करेंसी गोल्ड में रिडीमेबल नहीं होगी एक्सेप्ट द US डॉलर, ठीक है। रुपया गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सही है। रिंगिट गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यान गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, टका गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ US डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब दुनिया की एक करेंसी US डॉलर को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और जब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो इसका मतलब है वो करेंसी क्या हो गई, हराम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जो इनिशियली बतानी थी वो भूल गया। आज जो हमारे पास ये मॉनेटरी सिस्टम है, ये पेपर करेंसी जो हमारे पास यूज़ हो रही है, ये फ्रॉडुलेंट भी है और ये हराम भी है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट, यूनिवर्सली फ्रॉडुलेंट है, यानी फ्रॉड के बेस पर है, और हराम फॉर अ मुस्लिम, मुसलमान के लिए ये पेपर करेंसी हराम है, ठीक है। इस चीज़ को हम बाद में प्रूफ करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। कोई भी करेंसी दुनिया की गोल्ड में रिडीमेबल नहीं होगी, गोल्ड में चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ US डॉलर हो सकता है। अब जब सिर्फ एक करेंसी गोल्ड में रिडीमेबल है, बाकी सारी करेंसीज नहीं है, दैट मीन्स कि एक मुसलमान के लिए 99% ऑफ सिस्टम जो है हमारा हराम हो गया, सिर्फ 1% हलाल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मनी है, जो पेपर करेंसी है, उसको बैक किया गया है बाय गोल्ड, सिर्फ डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक्ड है, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो गोल्ड से बैक नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरीके के से समझें कि मिसाल के तौर पर जो है वो मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ CD70, ठीक है, इस बंदे से, शावेज से मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ, ठीक है। ये कहता है कि भाई इसकी जो है वो कीमत 80,000 रुपये है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको 80,000 रुपये का एक चेक लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाइक मैंने इससे ले ली, बाइक में चला रहा हूँ, जब ये चेक बैंक लेकर गया, इसने देखा इसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, जो रिसीट यानी जो चेक इसने दिया है, इस चेक के बिहाइंड पर कोई मनी, कोई पैसा तो मौजूद ही नहीं है। तो ये मैंने इसके साथ क्या किया, फ्रॉड किया है, ठीक है। एक ऐसी रसीद दी है जिस रसीद यानी चेक, जिस रसीद के पीछे कोई भी पैसा मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, ये फ्रॉड है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता है, अब क्या है कि भाई डॉलर रिडीमेबल है गोल्ड से, सही है। अमेरिका क्या करता है कि अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब क्रिएट हुए 1944 में, उसमें पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी करेंसी रखी गई ना, वो डॉलर रखी गई, ठीक है। यानी
डॉलर जो होगा उसके हिसाब से पूरी दुनिया की जो भी पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू को हम जज करेंगे, ठीक है। जैसे आज आपके पास जो डॉलर की वैल्यू है वो कितनी है, 1 रुपये, 1 डॉलर के बदले में 277, ठीक है। मतलब आपका 100 रुपया भी एक पेपर है, उनका 1 डॉलर भी एक पेपर है, बट दे हैव द चेंज वैल्यूज़, ठीक है। उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब पैसे के अंदर उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। पेपर करेंसी की वैल्यू जो है वो कहाँ है, आउटसाइड दी करेंसी। आपके मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वो डिसाइड करेगी कि आपकी करेंसी की या आपके रुपये की वैल्यू क्या है। आपकी कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं, इससे डिसाइड होगा कि आपके रुपये की वैल्यू क्या है, ठीक है। और आपके मुल्क के जो भी मामला आते हैं उनसे डिसाइड होगा कि भाई आपके रुपये की वैल्यू जो है वो क्या है, ठीक है। और आपको पता है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन कंट्रोल करता है, आपके मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। उनके ख़िलाफ़ अगर आप जाएंगे तो आप पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे कि आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठप हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में जो है वो उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होती है। सो बहरहाल आपके जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, ठीक है। और ये नुकसान होता है कि जब आपके पास ऐसी मनी आ जाती है जिसकी कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती उस चीज़ का, ठीक है। सो हम थे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 पर, उसमें फर्स्ट एग्रीमेंट ये था कि भाई सिर्फ US डॉलर जो है वो रिडीमेबल होगा इनटू गोल्ड, ठीक है। और एक और चीज़ कि भाई आप डायरेक्टली गोल्ड को एज अ मनी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस गोल्ड को कन्वर्ट करेंगे US डॉलर में, एंड देन जो है वो आप उसको यूज़ करेंगे एज अ मनी। फिर US डॉलर में से आप अपनी लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करें, फिर उसे एज अ यूज़ करें। डायरेक्टली आप गोल्ड को एज अ मनी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी सैंक्शंस लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दी गोल्ड के यूजेज को एज अ मनी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के इस IMF के आर्टिकल ने, ठीक है। 2 चीज़ें हुई इसमें। और गोल्ड नो अभी वेट, ठीक। अच्छा, मामला यही चल रहा था कि भाई आप अपनी करेंसी को जब भी आप US डॉलर 1944 से जितने भी आप US डॉलर लेकर आएंगे 35 डॉलर्स के बदले हम आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड देंगे, ठीक है। 1971 में क्या हुआ कि बरतानिया ने $3 बिलियन लेकर पहुंच गई अमेरिका के पास कि भाई ये $3 बिलियन लो और हमें जो है वो गोल्ड दो इसके बदले में। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर आज हम इनको $3 बिलियन देते हैं और $3 बिलियन के बदले में गोल्ड देते हैं, कल को सऊदी भी आ जाएगा, सबसे पहला बंदा सऊदी होगा जो डॉलर्स लेकर आएगा, बोलेगा हमें सोना दो। क्यों? क्योंकि सऊदी से ये तेल खरीदते हुए आ रहे थे डॉलर्स के बदले में, ठीक है। अब इन लोगों ने डॉलर्स बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिए, उसके बैक में उनके पास इतना सोना तो है ही नहीं जो दे सकें। आ रही है बात समझ में? मतलब मिसाल के तौर पर इनके पास सोना जो है $35 पर आउंस के हिसाब से $4 बिलियन का सोना इनके पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है वो $1 ट्रिलियन प्रिंट करके दुनिया में सर्कुलेट कर दिए। अब $1 ट्रिलियन जितना तो इनके पास, 1 मिनट आसान हो जाए, पॉज करिए।